नमस्कार। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th की दूसरी बुक, पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक, राजनीतिक विज्ञान, लोकतांत्रिक राजनीति। इससे पहले हमने 9th क्लास की हिस्ट्री की पूरी बुक पढ़ ली है। उसकी सभी वीडियो चैनल पर आप देख सकते हैं। आज हम जो पहला अध्याय पढ़ने वाले हैं, अध्याय 1, समकालीन विश्व में लोकतंत्र। समकालीन विश्व में मतलब उस समय भारत के साथ साथ विश्व में लोकतंत्र की कैसे कैसे आधार बना, लोकतंत्र कहाँ कैसे बना, कैसे कैसे उसके कौन कौन सी समस्याएं आई, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। कुछ लघुत्तरीय प्रश्न हैं और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनके माध्यम से चर्चा करेंगे। चलो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती? ध्यान देंगे, प्रश्न है इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती, यानी कि लोकतंत्र किससे नहीं बढ़ता। तो पहला है लोगों का संघर्ष। ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि लोगों के संघर्ष से लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। ख है विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। ये बिल्कुल सही है इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि विदेशी शासन के द्वारा अगर कोई आक्रमण किया जाता है उससे लोकतंत्र के विस्तार में कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए इसका उत्तर ख सही है। अगला प्रश्न है, आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ये सभी कथन देखने में सही लग रहे हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा सही है उसकी हम बात करेंगे। तो पहला क देख लेते हैं, राजशाही शासन की वह पद्धति जो अब समाप्त हो गई है। यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। विभिन्न देशों के बीच संबंध पहले के किसी वक्त से अब कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक है। ये सही है, लेकिन इस प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं है। ग है, आज पहले के किसी दौर से ज़्यादा देशों में शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा हो रहा है। ये इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही है, तो वह ग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। एक वाक्य दिया है, इसको पूरा करना है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की ज़रूरत है ताकि। तो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनसे देखते हैं कौन सटीक बैठता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की ज़रूरत है ताकि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। तो इसका सही उत्तर घ हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बैठता है। दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो, तभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जो ज़रूरत है वह पूरी होगी। प्रश्न 5 है, लघुत्तरीय प्रश्न है। गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। प्रश्न को देखते हैं एक बार और। गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, अर्थात जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर लोगों को क्या क्या समस्याएं आती हैं, और इस अध्याय में जो उदाहरण दिए गए हैं उसके आधार पर इसको स्पष्ट कीजिए, तर्क दीजिए। उत्तर देखते हैं। गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देश बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं। गैर लोकतांत्रिक देशों में लोग आज़ादी से अपने नेता नहीं चुन सकते। वे शासन कर रहे लोगों की अनुमति के बिना राजनीतिक दलों का गठन नहीं कर सकते। वे वास्तविक आज़ादी का आनंद नहीं उठा पाते। कुछ चरम मामलों में प्राधिकारियों का विरोध करने वाले लोगों को सताया जाता है और मार दिया जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। चिले में 1973 का सैनिक तख्तापलट तथा पोलैंड की कम्युनिस्ट सरकार जिसने 1990 तक शासन किया, दमनकारी गैर लोकतांत्रिक शासन के उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न को आप एक बार और पढ़िए तो सही से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 है, जब लोकतंत्र किसी सेना द्वारा उखाड़ फेंका जाता है तो कौन सी आज़ादी सामान्यतः छिन जाती है?
प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। जब लोकतंत्र किसी सेना द्वारा उखाड़ फेंका जाता है तो कौन सी आज़ादी सामान्यतः छिन जाती है? अगर लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाए तो कौन सी आज़ादी छिन जाएगी? देखते हैं उत्तर। जब लोकतंत्र किसी सेना द्वारा उखाड़ फेंका जाता है तो लोगों से उनका नेता चुनने की आज़ादी छिन जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें सरकार की उन नीतियों के विरुद्ध रोष प्रकट करने की आज़ादी भी की अनुमति नहीं मिलती जिन्हें वे पसंद करते हैं, अर्थात नए अभिव्यक्ति की आज़ादी और नए व्यापार संगठन बनाने की आज़ादी और नए ही निष्पक्ष चुनाव का अधिकार, ये सभी के सभी समाप्त हो जाते हैं यदि लोकतंत्र को उखाड़ दिया जाए। उदाहरण देखते हैं। उदाहरणतः सन 1973 में चिले में जनरल आगस्तो पिनोसे द्वारा सैनिक शासन स्थापित किया गया, जबकि पोलैंड में सन 1989 में से पूर्व जनरल जारुजेलस्की के नेतृत्व में गैर लोकतांत्रिक सरकार थी। दोनों ही मामलों में लोगों को ऊपर वर्णित आज़ादी नहीं थी। ये दोनों उदाहरण ऐसे हैं जहाँ पर लोगों की आज़ादी छिन गई थी, चूँकि यहाँ पर से लोकतंत्र को उखाड़ फेंक दिया गया था, अर्थात लोकतंत्र समाप्त कर दिया था। प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 को देखते हैं। वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र बढ़ाने में इनमें से किन बातों से मदद मिलेगी? प्रत्येक मामले में अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। इसमें कुछ मामले दिए हैं, एक बार फिर प्रश्न पढ़ते हैं। वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र बढ़ाने में इनमें से किन बातों से मदद मिलती है, अर्थात वो कौन सी बातें हैं जिससे लोकतंत्र बढ़े? प्रत्येक मामले में अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। तो उत्तर देख लेते हैं न, पहले प्रश्न तर्क देख लेते हैं कौन कौन से मामले हैं वो। मेरा देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ज़्यादा पैसे देता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ सम्मानजनक व्यवहार हो और मुझे ज़्यादा अधिकार मिले। तो इसका उत्तर क्या है? क प्रश्न का इसके पक्ष में कौन सा तर्क देंगे आप? इसका उत्तर है इसका वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र में कोई योगदान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक देश और इसके नागरिकों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, चाहे वह देश अमीर हो अथवा गरीब। बिल्कुल सही है। अब दूसरा प्रश्न ख देखते हैं इसका। मेरा देश छोटा या गरीब हो सकता है, लेकिन मेरी आवाज़ को समान आदर के साथ सुना जाना चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का मेरे देश पर भी असर होगा। तो इसके साथ कौन सा तर्क देंगे? यह समानता एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी को बढ़ावा देगा। यदि ऐसा वैश्विक स्तर पर किया जाता है तो वह अवश्य ही वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ाने में मदद करेगा। तो इसका उत्तर यह है, बिल्कुल सही है। अब इसमें ग प्रश्न और है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमीर देशों की ज़्यादा चलनी चाहिए, गरीब देशों की संख्या ज़्यादा है। सिर्फ इसके चलते अमीर देश अपने हितों का नुकसान नहीं होने दे सकते। तो इसका क्या उत्तर देंगे आप? इसका उत्तर देंगे यह वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ाने में योगदान नहीं देगा, क्योंकि अमीर और एवं गरीब देशों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब अमीरी और गरीबी के बीच में भेदभाव नहीं होगा तभी तो लोकतंत्र होगा। अगर भेदभाव हुआ तो कहाँ लोकतंत्र? यह सामाजिक आर्थिक समानता लाने में मददगार नहीं होगा, जो कि लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। वैश्विक स्तर पर सभी देशों चाहे अमीर हो या गरीब बराबरी का स्थान मिलना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, इसका तर्क बिल्कुल सही है। एक प्रश्न और है इसमें घ प्रश्न क्या कहता है? भारत जैसे बड़े देशों की आवाज़ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा वजन होना चाहिए। ये देखो क्या प्रश्न पूछा है। भारत जैसे बड़े देशों की आवाज़ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा वजन होना चाहिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। यह भी वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र में कोई योगदान देगा। यह भी वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र में कोई योगदान देगा
क्योंकि किसी देश का आकार कोई योगदान नहीं देगा, यहाँ पर नहीं जोड़ देंगे, नहीं देगा क्योंकि किसी देश का आकार अथवा भौगोलिक क्षेत्रफल इसकी अन्य देशों की से श्रेष्ठता की कसौटी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर योगदान नहीं होगा, नहीं शब्द जोड़ देंगे, इसको सही कर लेंगे। अब प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 2-3 प्रश्न और बचे हैं, उसके बाद छोटे प्रश्न हैं, बस ये वीडियो समाप्त हो जाएगी, अध्याय समाप्त हो जाएगा। प्रश्न 8 है, नेपाल के संकट पर हुई एक टीवी चर्चा में व्यक्त किए गए 3 विचार कुछ इस प्रकार के थे। इनमें से आप किसे सही मानते हैं और क्यों? जो नेपाल में संकट आया था, तख्ता पलट हुआ था, संकट पर हुई एक टीवी चर्चा में, एक टीवी पर एक चर्चा हुई, चर्चा में व्यक्त किए गए 3 विचार कुछ इस प्रकार हैं, वो नीचे दिए गए हैं तीनों विचार। इनमें से आप किसे सही मानते हैं और क्यों सही मानते हैं? तो क्या थी वो प्रश्न, क्या था इस पर चर्चा हो रही थी? चलो देखते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए राजशाही के खिलाफ और लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले नेपाली लोगों के समर्थन में भारत सरकार को ज़्यादा दखल देना चाहिए, ये वक्ता 1 ने कहा। अब दूसरा वक्ता क्या कहता है, हम देखते हैं टीवी पर जब बहस होती है तो उसमें कई लोग बोलते हैं। तो दूसरा वक्ता बोलता है, यह एक खतरनाक तर्क है, हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां इराक के मामले में अमेरिका पहुंचा है। किसी भी बाहरी शक्ति के सहारे लोकतंत्र नहीं आ सकता। इसका तर्क बड़ा जोरदार है, क्योंकि उनका आपस का मामला है, अगर हम उसमें कोई इंटरफेयर करेंगे तो उससे कुछ खास बदलने वाला होगा या नहीं। तीसरा वक्ता क्या कहता है, लेकिन हमें किसी देश के आंतरिक मामलों की चिंता ही क्यों करनी चाहिए, हमें वहाँ अपने व्यावसायिक हितों की चिंता करनी चाहिए, लोकतंत्र की नहीं। ये तो गलत है भाई, वक्ता 3 ने तो बिल्कुल गलत कहा, नेगेटिव बात है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं, तो कौन सा वक्ता सही है? वक्ता 2 के मत से आसानी से सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि किसी देश में उस देश के नागरिक ही लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, इस चर्चा में वक्ता 2 की जो बात है, जो तर्क है, वो बिल्कुल सटीक है। चलो अब MCQ प्रश्न है, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 1 है, विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है? तो जितने भी विश्व के देश हैं, आज की परिस्थिति में सब में लगभग लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वह कायम है। तो इसका उत्तर लोकतंत्र हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रश्न 2, डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? जो डेमोक्रेसी है ये किस भाषा का शब्द है? तो यह यूनानी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? यूनानी भाषा का। बढ़िया प्रश्न है, याद रखेंगे। डेमोक्रेसी यूनानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है? तो डेमोक्रेसी का अर्थ भी लोकतंत्र से ही है, लोगों का शासन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लोगों का शासन, उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। प्रश्न 4, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक अधिक सरकार का तख्ता पलट कब किया? बड़ी पुरानी बात है। तो जो जनरल परवेज मुशर्रफ था, उसने, वो सेना का वो था उस समय प्रमुख, तो उसने क्या किया? 1999 में पाकिस्तान पर अधिकार कर लिया, तख्ता पलट कर दिया। कब किया? 1999 में। अगला प्रश्न देखते हैं, चीन की संसद का क्या नाम है? तो जो चीन की संसद है उसका नाम है राष्ट्रीय जनसंवाद। क्या है? राष्ट्रीय जनसंवाद है। और इसका एक उनकी भाषा में भी जो बोलते हैं वो है कवांगुओ रेमिन दायु हुई। पता नहीं, अजीब सा नाम है, पढ़ा भी नहीं जा रहा। तो खैर, राष्ट्रीय जनसंवाद है। प्रश्न 6 है, चीन की संसद हेतु नियमित रूप से कितने वर्षों में चुनाव होता है? जो चीन की संसद है उसके लिए जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए ही होता है। जैसे हमारे भारत में सांसद का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, इसी तरह से चीन में भी जो संसद में सांसद बैठते हैं उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए ही होता है, संसद का उनकी। अब आगे प्रश्न देखते हैं, मैक्सिको स्वतंत्र कब हुआ?
तो मैक्सिको स्वतंत्र हुआ 1930 में। 1930 में मैक्सिको स्वतंत्र हुआ था। प्रश्न 8, मैक्सिको में कितने वर्षों के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो मैक्सिको में 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। प्रश्न 9 है, भारत में वोटर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत में वोटर बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। बहुत छोटा प्रश्न है, सबको पता है, सभी को पता है। प्रश्न 10, अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे की अल्पसंख्यक गोरो यानी कि अंग्रेजों के शासन से कब आज़ादी प्राप्त हुई? तो जिम्बाब्वे को कब आज़ादी प्राप्त हुई? जिम्बाब्वे को आज़ादी प्राप्त हुई 1980 में। 1980 में अफ्रीकी देश जो है वह अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। हम कब हुए थे? 1945 में। हम उनसे पहले हो गए थे। प्रश्न 11 है, इनमें से कौन सी शासन प्रणाली ज़्यादा जवाबदेही वाला स्वरूप है? तो लोकतंत्र है। सिंपल सी बात है, कुछ और विकल्प है ही नहीं लोकतंत्र की, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र। प्रश्न 12 है, लोकतंत्र की परिभाषा जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, शासन की लोकतंत्र है, शासन ही लोकतंत्र है। किसके द्वारा? मैंने अभी बात की थी अब्राहम लिंकन की। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध लोकतंत्र की परिभाषा है। तो किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता ही, शासन ही लोकतंत्र है। प्रश्न 13 है, इनमें से किस देश में वर्ष 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? 2015 तक भी वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था, तो वह कौन सा देश था? सऊदी अरब। सऊदी अरब एक ऐसा देश था जिसमें महिलाओं को 2015 तक भी वोट तक देने का अधिकार नहीं था। जबकि अब भी यह माना जाता है कि सऊदी अरब में जो महिलाएं हैं वो पूरी तरह से बुर्खे में कवर होकर पूरे पता नहीं कैसा कैसा जीवन जीती हैं। प्रश्न 14 है, भारत में लोकतंत्र के मंदिर का क्या नाम है? संसद। भारत में जो लोकतंत्र का मंदिर है, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, वह क्या है? संसद है, क्योंकि यहाँ पर ही सभी फैसले होते हैं। प्रश्न 15, इनमें से कौन सा देश जहाँ चुनाव में अस्थायी लोगों की अपेक्षा भारतीय मूल के लोगों का महत्व अधिक है? फिजी। फिजी एक ऐसा देश है जहाँ पर चुनाव में स्थानीय लोगों की अपेक्षा भारतीय मूल के लोगों का महत्व अधिक है, आज भी अधिक है फिजी में। याद रखेंगे फिजी को। फिजी एक ऐसा देश है। प्रश्न 16 है, बस 4 प्रश्न और है, 20 प्रश्न है टोटल। इनमें से किस वर्ष चीन में भयंकर अकाल पड़ा था? तो जो चीन में भयंकर अकाल पड़ा, बहुत पुरानी बात है, ये पड़ा था 1958-61 के बीच में। कब पड़ा था? 1958-61 में। 58 से 61 तक चीन के अंदर भयानक भयंकर अकाल पड़ा, जिससे पता नहीं लाखों लोग मारे गए, भूखे मर गए। प्रश्न 17 है, इनमें से कौन सा देश जिसमें अब तक फौजी शासन या तानाशाही शासन नहीं आई? ऐसा कौन सा देश है जिसमें आज तक फौजी शासन या तानाशाही शासन हुआ ही नहीं? इनमें से, जिसमें पाकिस्तान में भी आया है, जिम्बाब्वे में भी आया है, मैक्सिको। मैक्सिको में कोई भी ऐसा फौजी शासन नहीं हुआ है, तो मैक्सिको को याद रखेंगे। प्रश्न 18 है, भारत में चुनाव का संचालन इनमें से कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। सिंपल क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग ही करता है ये सब काम। प्रश्न 19 है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? सिंपल यार, राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। यहाँ पर राज्यसभा के सांसदों को छोड़कर लगभग सभी का शासनकाल जो है 5 वर्ष का होता है। लास्ट प्रश्न है, EVM का फुल फॉर्म है, जिससे आज वोट पड़ती है, EVM, तो यह है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बहुत सबको पता होगा। तो सिंपल से MCQs थे इस अध्याय से संबंधित। तो आप इस अध्याय को देखिए, 2 बार देखिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, नमस्कार।